फ्रेंड्स, हम लोग ओशेनोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं और ओशेनोग्राफी में आज हम लोग सागरीय तट और सागरीय किनारे के बारे में देखेंगे। ये भी देखेंगे कि जॉनसन ने किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया। देखिए, सागरीय तट और सागरीय किनारे में कुछ अंतर होते हैं। जो महाद्वीपीय क्लिफ से सागर की ओर का शुष्क स्थलीय भाग है वो तट कहलाता है, यानी कि क्लिफ से सागर तक का जो शुष्क भाग है, जो कि जहां पर पानी नहीं है, वो कहलाता है तट। जबकि तट से आगे महाद्वीपीय मग्न ढाल का भाग जो जलमग्न रहता है, यानी देखिए, महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में आपको पहली ही क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल का वो भाग जो हमेशा पानी में डूबा रहता है, उसको हम लोग जलमग्न किनारा कहते हैं, या कह लीजिए किनारा कहते हैं। तो सागरीय तट क्या हो गया, जो शुष्क भाग है, और किनारा क्या हो गया, जो हमेशा महाद्वीपीय मग्न ढाल का वो भाग जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। ज्वार के समय यह किनारा उच्च किनारा तथा भाटा के समय यह निम्न किनारा कहलाता है। सागरीय किनारे तीन प्रकार के होते हैं: पृष्ठ किनारा, अग्र किनारा और बाह्य किनारा। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पृष्ठ किनारा क्या है? जिस स्थान तक समुद्र की बढ़ती हुई लहर पहुंचती है उसे पृष्ठ किनारा कहते हैं। यह स्थल की ओर लहर की अंतिम सीमा है। आती हुई एक लहर जहां मैक्सिमम जिस दूरी तक पहुंची, मान लीजिए यहां तक पहुंची, तो यह पृष्ठ किनारा हो गया। अग्र किनारा क्या है? जहां सागर का जल हमेशा आपको विद्यमान मिलेगा, जहां जो हिस्सा कह लीजिए हमेशा सागर में डूबा रहता है। बाह्य किनारा क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट का उथला भाग जो जलमग्न रहता है, यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट का वो उथला भाग कह लीजिए जिसकी गहराई ज्यादा नहीं है, लेकिन जो हमेशा जलमग्न रहता है, बाह्य किनारा कहलाता है। तट रेखाएं क्या है? देखिए, सुएज के अनुसार तट रेखाएं दो प्रकार की होती हैं: प्रशांत महासागरीय तट रेखाएं, अटलांटिक तट रेखाएं। प्रशांत महासागरीय तट रेखाएं क्या है? ऐसी तट रेखाएं जिसके सहारे आपको नवीन वलित पर्वत मिले। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे पूर्वी तट के सारे रॉकीज एंडीज मिल जाते हैं, पश्चिमी तट के सारे जापान और अन्य द्वीप में वलित पर्वत मिल जाते हैं। कुल मिला के जिस तरह से प्रशांत महासागर की तट रेखा है जिसके किनारे किनारे वलित पर्वत मिलते हैं, तो ये हो गई प्रशांत महासागरीय तट रेखा। अटलांटिक तट रेखा क्या है? इस तट रेखा का तटीय संरचना इस तट रेखा के ऊपर तटीय संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता है। रिच-थोफेन द्वारा वर्णित जो अधिकांश तट रेखाएं हैं वो इसी वर्ग में आती हैं। तो प्रशांत महासागरीय हो गई जी ऐसे तट रेखाएं जिसके किनारे पे वलित पर्वत मिले, और अटलांटिक तट रेखाएं ऐसी तट रेखाएं हो गई जिनका तटीय संरचना पे खास प्रभाव नहीं होता है। अब देखिए, समुद्री किनारों का थोड़ा सा वर्गीकरण देखेंगे। अब देखिए, हम लोग देखेंगे जॉनसन ने जो समुद्री किनारों का वर्गीकरण किया इसके बारे में। तो समुद्री किनारों पर उत्पन्न स्थल रूप के विवेचन के किनारों का आनुवंशिक वर्गीकरण जानना आवश्यक है, यानी कि कुल मिलाकर जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है समुद्री किनारों का, उसको हम लोग समझेंगे। संरचना की भिन्नता होने पर तरंगों एवं धाराओं का कार्य भी भिन्न होता है। देखिए, जो समुद्री किनारा है, जब उसकी संरचना अलग होती है तो जो तरंग और धाराएं हैं वो भी अलग तरह से काम करती हैं। इसी आधार पे जो जॉनसन है इसने समुद्री किनारों को चार पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है निमग्न समुद्री किनारा। संसार के अधिकांश वर्तमान समुद्री किनारे जलमग्न हैं। तो आज वर्तमान में अधिकांश जो समुद्र के किनारे हैं वो जल में डूबे हुए हैं। विद्वानों के मत में प्लीस्टोसीन हिमयुग की समाप्ति पर हिमानियां पीछे हटी। देखिए, प्लीस्टोसीन युग के बाद क्या हुआ कि बर्फ तेजी से पिघली। जब बर्फ पिघली तो क्या हुआ, पानी ऊपर की तरफ बढ़ गया, जल स्तर बढ़ गया, और जो हिमानियां थी वो पीछे की तरफ गई। इससे क्या हुआ, जो मलबा है वो समुद्र में एकत्रित हो गया। देखिए क्या है, जो हिमानियां है उन्होंने अपर्दन किया होगा, अपर्दन किया होगा तो कुछ मलबा भी उनके साथ होगा। अब ये जो मलबा था, देखिए हिमानी तो पीछे की तरफ खिसक गई, यानी हिमानी पीछे की तरफ खिसक गई, यानी जल पिघल गया। जल पिघल गया तो हिमानी पीछे चली गई। जहां पर बर्फ थी वहां पर से बर्फ हट गई। लेकिन क्या हुआ, ये मलबा तो यहीं पर छूट गया। तो एक तो यहाँ पर मलबा छूट गया और दूसरा यहाँ पर पानी भी आ गया। तो निरंतर जल की मात्रा बढ़ने से समुद्र का जो किनारा था वो जलमग्न हो गया। जब हिमानी पिघलेगी तो पानी जो है वो समुद्र में जाएगा, इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तो किनारा जो है वो जलमग्न हो गया। इसके साथ ही देखिए, जलमग्न किनारों की उत्पत्ति का दूसरा कारण है पटल विरूपण क्रिया। इसमें क्या होता है, भूमि का अवतलन होता है। जलमग्न किनारे टेढ़े मेढ़े होते हैं जहां युवावस्था के चिन्ह अधिक मिलते हैं। इन इस किनारों पर निम्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। तो देखिए, जो निमग्न समुद्री किनारा है वहां पर कौन कौन सी आकृतियां मिलेंगी इसको हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पर मिलेगा रिया तट। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब पटल विरूपण क्रिया होगी, भूमि का अवतलन हो जाएगा, यानी भूमि नीचे चली जाएगी। तो जब भूमि नीचे चली गई तो जो, मान लीजिए ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये समुद्र का तट, ये पानी, या फिर कह लीजिए ये किनारा और ये पानी। अब क्या हुआ, पटल विरूपणी क्रिया हुई, किनारा नीचे चला गया, किनारा नीचे चला गया तो पानी तो वहीं पर है, तो पानी इसके ऊपर आ जाएगा बह के। अब क्या हुआ, पटल विरूपण क्रिया की वजह से जो किनारा है वो डूब गया, तो वही चीज यहां पर बताई गई है। अब देखिए, यहाँ पर कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। रिया तट बन जाएगा। समुद्र तट पर नदी घाटियों के जलमग्न होने से ज्वारनद मुख में बनते हैं। इसको हम लोग जब रिवर्स की जो अलग अलग रिवर की वजह से जो अलग अलग प्लेटफॉर्म बनते हैं, जब उसको पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोगों को यह समझना है कि जब सागर तट पर नदी घाटियां जलमग्न हो जाती हैं, जब नदी घाटी सागर तट पर डूब जाती है, तो इससे ज्वारनद मुख बनता है। गहरी घाटियों के निमग्न होने से गहरे तट उत्पन्न होते हैं। अगर बहुत गहरी घाटी है जो सागर में डूब गई तो गहरे तट बनेंगे। दक्षिण पश्चिमी आयरलैंड का जो तट है वो इसी प्रकार का है। देखिए, जाहिर सी बात है, नदी ने अगर अपनी घाटी को बहुत गहरा किया था और आगे चल के इस गहरी घाटी के ऊपर मान लीजिए समुद्र का जल आ गया, तो ये गहराई तो कहीं चली नहीं गई, यानी कि यहाँ पर एक गहरे तट का निर्माण हो जाएगा। फिर फ्योर्ड तट है। हिमानियों द्वारा निर्मित घाटियों के जलमग्न होने से ये तट बनते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर नदी घाटी डूब रही थी, यहाँ फ्योर्ड तट में क्या होगा कि हिमानी से जो घाटी बनी वो डूब गई। ये तट सागर तल से भी नीचे रहते हैं। इन तटों पर हिमोड़ों से निर्मित द्वीप स्थित होते हैं। तो ये जो तट हैं, पहली बात है ये सागर तल से नीचे होते हैं। दूसरी बात है कि हिमोड़ की वजह से निर्मित जो द्वीप हैं वो इन तटों पर आपको मिल जाएंगे। नॉर्वे, चिली, ग्रीनलैंड, अलास्का, इसी प्रकार के तट हैं। फिर डॉल्मेशियन और हैफ तट आता है। तो डॉल्मेशियन तट क्या है, तट के समानांतर और विस्तृत पर्वत श्रेणी अगर जलमग्न हो जाए। अब अगर एक बड़ी सी पर्वत श्रेणी जो है जलमग्न हो गई है तो उसके मध्य की जो घाटियां हैं उसमें जल भर जाता है। जाहिर सी बात है, दो पर्वतों के बीच की जो घाटियां हैं उसमें क्या होगा, जल भर जाएगा। तो और समुद्र के किनारे लंबाकार द्वीप बन जाते हैं। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट के नाम पर यह तट विख्यात है। अब देखिए, दूसरी तरह के किनारे आते हैं उन्मग्न समुद्री किनारे। तो हिम युग के दौरान जल की कमी अथवा पटल विरूपण द्वारा किनारों की भूमि के उन्मज्जन से ये किनारे उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये कैसे उत्पन्न हुए। नाम क्या है, उन्मग्न समुद्री किनारा। उन्मग्न मतलब जो पानी से ऊपर निकला हुआ है। तो देखिए, हिम युग में क्या हुआ, पानी तो बर्फ बन गया, यानी कि जो जल है वो हिम में परिवर्तित हो गया, तो पानी कम हो गया। अब मान लीजिए जब पानी कम हो जाएगा तो किनारे का हिस्सा, जाहिर सी बात है, उस पर से जो जल है वो पीछे की ओर चला जाएगा। इसके साथ ही दूसरी चीज क्या हो सकती है, मान लीजिए ये आपका यहाँ पर किनारा है और ये जल का स्तर है। किनारा किसी कारण से पटल विरूपणी क्रिया की वजह से ऊपर उठ गया, जल वहीं पे रह गया, तो भी जो किनारे के ऊपर जल था वो अब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जल तो वहीं पर है पर किनारा ऊपर उठ गया। तो इन दोनों वजह से उन्मग्न समुद्री किनारा सामने आता है। इन तटों पर 30 से 50 मीटर तक उन्मग्न तरंग घर्षित मैदान, सीढ़ी नुमा ढाल, समुद्री गुफाएं वगैरह देखे जा सकते हैं। पुलिन के ऊपर प्रवाल शैल के निक्षेप मिलते हैं। ऐसी तटरेखा पर्याप्त रूप से सीधी और व्यवस्थित होती है। फिर है तटस्थ, यानी कि न्यूट्रल शोर लाइन। तो जलमग्न तट या उन्मग्नता से प्रभावित क्षेत्रों में ये तट स्थित होते हैं। तो जहां पर जलमग्न तट है या फिर जहां पर उन्मग्नता है, दोनों जगहों पे ये आपको दिखाई देंगे। इन किनारों पर चापाकार डेल्टा, बालू भित्ति, लैगून, प्रवाल वगैरह मिलते हैं। मिश्रित समुद्री किनारा क्या है, इन किनारों पर कई बार जलमग्नता और उन्मग्नता होती है। देखिए क्या है, कई बार किनारे पर पानी आया और कई बार फिर ऐसा टाइम आया जब किनारे से पानी वापस चला गया, फिर आया फिर चला गया। इसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं। यानी कि देखिए, जब पानी आएगा इस किनारे के ऊपर तो एक तरह के लैंडफॉर्म बनेंगे। जब पानी यहाँ से हट जाएगा तो ये क्या होगा, सीधे आप कह लीजिए, मान लीजिए किनारे पर से पानी हट गया है तो यहाँ पर फिर वायु का कार्य चालू हो जाएगा, सनरेज का कार्य चालू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जलमग्नता और उन्मग्नता दोनों होता रहता है। इस वजह से इसको यहाँ पर मिश्रित आकृतियां बनती हैं, इसीलिए इसे कंपाउंड शोर लाइन या मिश्रित समुद्री किनारा कहते हैं। अब देखिए, बात करते हैं तटीय क्लिफ की। तो सागरीय तरंगों के अपर्दन द्वारा उत्पन्न क्लिफ सागर तट का एक प्रमुख लेकिन विचित्र स्थल है। क्लिफ का निर्माण, देखिए क्लिफ का निर्माण कैसे होता है, जो सागरीय तरंगे हैं उसकी अपर्दन की वजह से क्लिफ का निर्माण होता है। ये देखिए, यहाँ पर क्लिफ का निर्माण हुआ है इस तरह से।
तो जो सागरीय तरंग है उसकी वजह से क्लिफ का निर्माण होता है, सागरीय तरंगों के अपर्दन की वजह से। तो देखिए, अब जब अपर्दन हो रहा है तो अगर चट्टान कठोर होगी तो अपर्दन कम होगा। यानी कि चट्टान किस तरह की है, प्रकार क्या है, संरचना क्या है, स्वभाव क्या है, इन सभी चीजों के ऊपर, इसके साथ ही पृष्ठीय अनाच्छादन वगैरह कितना हो रहा है, इन सभी चीजों के ऊपर निर्भर करता है कि क्लिफ जो है किस तरह की बनेगी। कोमल चट्टान और खड़े ढाल वाली चट्टान में निर्मित क्लिफ शीघ्रता से पीछे हटता है। तो जहां पर कोमल चट्टानें होंगी, खड़े ढाल वाली चट्टानें होंगी, वहां पर जो क्लिफ है शीघ्रता से पीछे हटेगा। अब सबसे पहले तो यही समझ लें कि क्लिफ बनता कैसे है। तो देखिए, तटीय मैदान के आधार तट पर सर्फ धाराएं या तरंगे अपने अपर्दन द्वारा चट्टान को तट के आधार पर प्रहार करके काटती हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्रतोड़न रेखा होती है, वहां पर वेव की ऊंचाई काफी ज्यादा हो जाती है और जो वेव एनर्जी है वो इसको संभाल नहीं पाती है। प्रतोड़न रेखा पर वेव टूट जाती है और सर्फ के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये सर्फ तरंग बेसिकली क्या करती है, जा करके आगे जाएगी सर्फ तरंग और जा करके टकराएगी समुद्र के तट से। तो जब समुद्र के तट पर समुद्र के जब तट पर जो चट्टानें हैं, जब उन चट्टानों से ये सर्फ वेव टकराएगी तो जाहिर सी बात है अपर्दन होगा। क्लिफ के आधार पर तरंगे स्थल की अपेक्षा अधिक कटाव करती हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा गलत लिख गया, यहां पर होगा स्थल की अपेक्षा अधिक कटाव करती हैं। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, ये देखिए, नीचे जो नीचे का एरिया है वहां पर कटाव ज्यादा होगा, ऊपर जब कटाव कम होगा। जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए, वेव आ रही है तो वो जब चोट करेगी तो सबसे ज्यादा चोट नीचे की ओर करेगी, तो नीचे की तरफ कटाव कम होगा, ज्यादा होगा। इस तरह क्लिफ के निचले भाग में खांच या दांत बन जाती है। इसको कहते हैं वेव कट नॉच। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं खांच या दांत। तो इस तरह से एक दांत जैसी आकृति आपको यहां पर दिखाई दे रही है। अब देखिए, फ्यूचर में क्या होगा, ये जो क्लिफ का ऊपर वाला हिस्सा है ये तो लटका हुआ है और नीचे क्या हो गया, एक खांच बन गई। अब आगे चल के धीरे 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 ये जो नीचे की खांच है वो जब बड़ी होती जाएगी तो एक दिन जो ऊपर का एरिया है वो नीचे ढह जाएगा। तो इस खांच के कारण क्लिफ का ऊपरी भाग सागर की ओर लटका रहता है। देखिए, ये लटका हुआ ऊपर का भाग है तो सागर की ओर लटका रहता है और निचला भाग स्थल की ओर प्रविष्ट रहता है। तो जो निचला भाग है ये क्या है, लगातार पीछे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। देखिए, थोड़ा सा मैं क्लियर करवाऊंगा। ऊपर का भाग कैसा दिखाई दे रहा है, लटका हुआ दिखाई दे रहा है, कोई संदेह नहीं होगा। पीछे का भाग क्या होगा, अपर्दन तो रुक नहीं जाएगा, पानी फिर इसके अंदर भी जाएगा, सर्फ की जो लहर है वो अंदर जाएगी, सर्फ अंदर जाएगा और इससे क्या होगा, ये और पीछे बढ़ेगी, यानी जो नॉच है वो और पीछे बढ़ेगी। जब खांच का विस्तार स्थल की ओर अधिक हो जाएगा तो क्लिफ का ऊपर लटकता हुआ भाग, शेष भाग नीचे से सहारा ना मिलने के कारण टूटकर नीचे गिर जाएगा। तो देखिए, क्लिफ का जो ऊपर का भाग है ये नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खांच बहुत बड़ी हो गई है और अब नीचे कुछ ऐसा नहीं है जो इस भाग को सहारा दे सके। अब आप खुद सोचिए इसको, जैसे आप अगर एक स्टूल के ऊपर खड़े हैं और अगर स्टूल को खींच लिया जाएगा तो आप गिर जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, एक लगातार खांच पीछे की तरफ बन रही है, तो यहाँ की जो जमीन है उसके लिए सहारा खत्म हो रहा है। इसकी वजह से ये पूरा एरिया जो कह लीजिए यहाँ पर जो पूरा मटेरियल है वो नीचे गिर जाएगा और इसके कारण क्लिफ निरंतर स्थल की ओर कह लीजिए समाप्त होती जाती है। यानी कि देखिए क्या होगा, जब ये एरिया जो ऊपर का है टूट जाएगा तो यानी कि जो तट है वो पीछे बढ़ेगा। इस तरह से आगे का एरिया टूट करके जब नीचे गिरेगा तो जो तट है वो पीछे की तरफ बढ़ेगा। देखिए, दो शब्द गलत हो गए, एक तो ये सप्ताह हो गया है, यहाँ पर सरकता होगा, और एक यहाँ पर गलती हुई थी, तो दोनों को मैं सही कर दूंगा पीडीएफ में। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये बेसिकली क्लिफ का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब देखिए, बात करेंगे तटीय कंदरा और उससे संबंधित रूप की। तो देखिए, सागर तटीय भाग की चट्टानों में जब संधियों का पूर्णतया विकास हुआ रहता है, यानी कि मान लीजिए सागर तट पर जो चट्टानें हैं उसके बीच में संधियां हैं। तो अब देखिए, संधियां मतलब एक तरह से बीच में कुछ खाली स्थान है, तो सागरीय तरंगे इन संधियों में प्रविष्ट होकर अपर्दन करने लगती हैं। देखिए, अगर कहीं पर भी पानी के घुसने के लिए स्पेस होगा तो पानी वहां पर चला जाएगा, उसके अंदर प्रविष्ट कर जाएगा और क्या करेगा, अपर्दन करेगा।
जब इस तरह की संरचना वाली कठोर शैल में कोमल शैल की स्थिति होती है तो तरंगे उन्हें शीघ्र काटकर एक छोटी कंदरा का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से जो आप यहां पर देख रहे हैं, इस तरह की एक कंदरा बन जाती है। ये देखिए यहां पर ये एक कंदरा जैसी बन जाती है। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। फिर देखिए धीरे धीरे अपर्दन चलता रहता है और कंदरा की गहराई और आकार दोनों विस्तारित होते हैं। अब देखिए अपर्दन तो रुकने वाला नहीं है, बल्कि कंदरा बन गई है, तो अब इसके अंदर वेव्स और तेजी से जाएंगी। तो अब अपर्दन लगातार बढ़ता जाएगा और इसकी वजह से जो अपर्दन है वो लगातार चलता जाएगा और इसकी वजह से क्या है, जो गहराई और आकार है दोनों बढ़ते जाएंगे। तरंग की काट छांट के कारण कंदरा का रूप बदलता रहता है। जब देखिए कंदरा का ऊपर छत का कुछ भाग नीचे की ओर ढह जाता है, यानी कि कंदरा का जो ऊपर का भाग है उसका कुछ हिस्सा नीचे की तरफ ढह जाता है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं इस वाले फिगर में कि ऊपर का कुछ हिस्सा नीचे ढह गया है, तभी आपको यहाँ पे पानी दिख रहा है। तो इससे क्या होता है, तो कंदरा का संबंध ऊपरी सतह से भी हो जाता है, यानी कंदरा जो है ऊपर की जो सतह है उससे भी जुड़ जाती है। ये वाली सतह, इससे भी इसका संबंध हो जाएगा कंदरा का। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर ऊपर का भाग है वो ढह जाएगा, तो यहाँ पर एक खाली स्थान बन जाएगा। एक तरह से सोच लीजिए कि एक जो मान लीजिए कि एक ढक्कन है जिसमें आपने छेद कर दिया, इसे प्रवेश द्वार कहते हैं। ये एक प्रवेश द्वार होगा। जब तरंगों के जल दाब के कारण कंदरा की हवा सिकुड़ती है, अब देखिए तरंगे अचानक से जाएंगी तो क्या होगा, देखिए इसको मैं फिगर से बताता हूं। मान लीजिए एक रूम है, इस रूम में मान लीजिए यहाँ पर एक गेट है। आप अचानक से गेट की तरफ बहुत तेजी से किसी चीज को ले जाएं तो यहाँ पर गेट के पास की जो वायु है वो पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि इस पर दबाव पड़ेगा, संपीड़ित होगी वायु। किसी भी अगर आप गेट को ही बहुत कस के अचानक से बंद करते हैं तो आप फील करते होंगे कि एक हवा का तेज झोंका आपके ऊपर लगता है, यानी कि जो वायु संपीड़ित हुई उसको आप फील करते हैं। यही चीज कंदरा में होगी, लहरें तेजी से इसकी तरफ जाएंगी तो कंदरा की यहाँ पर की जो वायु है वो तेजी से संपीड़ित होगी, यानी उस पर दबाव पड़ेगा। तो ये क्या करती है, अब इसको देखिए, अगर कोई चीज संपीड़ित होगी तो वो इसको तोड़ करके, एक तरह की एनर्जी है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो ये जो छत है, इसी छत में जो है ये वायु क्या करती है, छोटे छोटे छिद्र बनाती है और ऊपर निकलने में समर्थ हो जाती है। तो यहां से जब हवा निकलेगी तो सीटी की आवाज करती हुई निकलेगी, इसलिए इसको प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र भी कहते हैं। जैसे कुकर की सीटी की आवाज होती है उस तरह से निकलती है। जब कंदरा की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है तो छोटी छोटी खाड़ियां बन जाती हैं, यानी जब छत का एक बड़ा हिस्सा गिर जाएगा तो खाड़ियां बन जाएंगी जिन्हें निवेशिका कहते हैं। तो ये आपकी तटीय कंदरा हो गई। अब देखिए फाइनली क्या है, हम लोग लघु निवेशिका की बात करेंगे जिसको कहते हैं कोव। तो यहाँ पर ये देखिए लघु निवेशिका इस तरह से दिखाई गई है, ये कोव आपको दिखाया गया है। तो ये बनती कैसे है, बहुत ही सिंपल है। देखिए मान लीजिए जो कठोर चट्टाने हैं उसके पीछे आपको जो है अगर मुलायम चट्टाने मिलती हैं तो क्या होता है, जो जल है वो देखिए कठोर चट्टानों का अपर्दन नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है पोर्टलैंड लाइम स्टोन है, उसके पीछे परबेक लाइम स्टोन है, फिर इसके पीछे क्ले है, यहाँ पर उसके पीछे ग्रीन सैंड है। तो देखिए जाहिर सी बात है जो क्ले है इसमें सबसे ज्यादा अपर्दन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो क्ले है वो एक्चुअल में एक नरम चट्टान है, तो यहाँ पर ज्यादा अपर्दन हो सकता है। तो जब कठोर चट्टानों से हो करके पानी जाएगा इसमें आपकी क्ले में, यानी कि मुलायम चट्टान में, तो यहाँ पर अपर्दन ज्यादा होगा। देखिए किस तरह से एक छोटा सा जो धारा है वो अंदर गई, यहाँ पर तो ज्यादा अपर्दन नहीं हो पाया, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है धीरे धीरे इसमें ज्यादा अपर्दन हो गया। आगे चल के ये देखिए अंदर का जो हिस्सा है वो इस तरह से डेवलप हो गया और जो अर्धचंद्राकार रूप में, और जो बाहर का हिस्सा है वो वैसा ही बना रहा। तो आपको क्या मिलेगा इस पूरी प्रक्रिया से, लघु निवेश का रियल लाइफ एग्जांपल कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पर ये आपका लघु निवेशिका का निर्माण हो गया। तो ये आपकी तीसरी आकृति हो गई जो समुद्री तरंगों के अपर्दन से बनती है। अब देखिए आने वाले वीडियो में हम लोग डिपोजिशन की बात करेंगे और फिर अभी हम लोगों की जो समुद्री धाराओं वगैरह के टॉपिक बचे हैं उसको कंप्लीट करके ओशनोग्राफी को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे।